उसकी चमकदार स्फटिक सी साफ आंखों में अनिश्चितता दिखी। 6 महीने पहले एक बुरे आदमी ने मेरे भाई के पैर तोड़ दिए थे, जिससे उनका मार्शल दांव कट गया। वह इसे जोर से कभी नहीं कहते, लेकिन मैं जानती हूं कि वह अंदर ही अंदर बहुत कष्ट झेल रहे हैं। जब मैं और मेरे भाई छोटे थे, तब हमारी मां किसी गैर मर्द के साथ भाग गईं। हमारे पिताजी ने हमें पाला, लेकिन 6 महीने पहले यह जानने के बाद कि बड़े भाई अपंग हो गए थे, वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह बीमार पड़ गए और 1 हफ्ते से भी कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। तब से मेरे भाई ही इस दुनिया में मेरे एकमात्र बचे हुए रिश्तेदार हैं। जब उसने यह कहा तो उसका पीला चेहरा पूरी तरह से गंभीर था। फिर उसने गहरी सांस ली और शांत दृढ़ता से कहा। तभी मैंने खुद से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मजबूत बनना है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे मुझे कितना भी अपमान और उपहास सहना पड़े। अगर इसका मतलब है कि मैं अपने बड़े भाई की रक्षा कर सकती हूं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आर्यन ने चुपचाप सुना। उसे उस पर दया आई और उसने मन ही मन आह भरी, लेकिन उसे कुछ ऐसा भी महसूस हुआ जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। वह लंबे समय से जानता था कि पारस का परिवार बहुत गरीब था। यह लगभग एक चमत्कार ही था कि वह ब्लू रिवर स्वॉर्ड मनोर में साधना करने में कामयाब रहा था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दोस्त का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ रहा होगा। पारस और उसकी बहन जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। परी सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन उसका स्वभाव और परिपक्वता उसकी उम्र के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी। यह आर्यन की अपेक्षाओं से परे था। आर्यन परी की भावनाओं को गहराई से समझा। जब वह 14 साल की उम्र में घर छोड़कर ब्लू रिवर स्वॉर्ड मनोर में साधना करने के लिए अकेले पहाड़ों और बंजर भूमि को पार कर रहा था, तो क्या वह भी मार्शल आर्ट का उपयोग करके अपनी नियति बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था? केवल वही लोग जिन्होंने अंधेरे का अनुभव किया है, वे प्रकाश की एक किरण को हथियाने और अपनी किस्मत बदलने के लिए जी जान लगा देंगे। जब वे गली से बाहर निकले तो आर्यन ने कहा, अगर तुम सीखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से साधना के रहस्य सिखाऊंगा। परी के चेहरे पर तुरंत एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। भाई आर्यन, क्या आप जानते हैं, मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगी जब आप पहली बार दिखाई दिए थे। एक दिन मुझे आपका एहसान चुकाना होगा। आर्यन मुस्कुराया। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा भाई अच्छी तरह जियो। यही सबसे अच्छा इनाम है जो तुम दे सकती थी। तो फिर क्या मैं बड़ी होकर आपसे शादी कर सकती हूं? परी ने कहा और उसकी आवाज में गंभीरता थी। आर्यन जम गया, फिर खुद को हंसने से नहीं रोक सका। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बात करेंगे। एक 13 साल की लड़की ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की कोशिश में गलत शब्द चुने थे। शायद वह यह भी नहीं समझती थी कि शादी करने का मतलब क्या होता है, लेकिन यह तो समझा जा सकता था। परी भी हंसी और उसकी बड़ी आंखें चमकते हुए अर्धचंद्राकार छांद की तरह सिकुड़ गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में सोचा, बड़े भाई आर्यन, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम अपने वादे से मुकर मत जाना। अंधेरे के नीचे युवा महिला का पीला चेहरा पूरी तरह से गंभीर और उम्मीदों से भरा हुआ था। वह भले ही छोटी थी, लेकिन पहले से ही एक महिला के रूप में विकसित हो रही थी। उसकी भौहें गहरी थीं, उसकी नाक सीधी और सुडौल थी। वह पतली थी और उसकी त्वचा मलाई की तरह गोरी और नाजुक थी, खासकर उसकी आंखें। वे इस समय थोड़ी धंसी हुई थीं, लेकिन वे उज्ज्वल और गहरी थीं और कीमती पत्थरों की तरह चमक रही थीं। जब वह मुस्कुराती थी तो वे झील में परिलक्षित चंद्रमाओं की तरह होती थीं, जितनी सुंदर हो सकती थीं। वह अभी भी छोटी थी, लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट था कि वह भविष्य में एक खूबसूरत और आकर्षक सुंदरता बनने वाली थी। लेकिन उसके बिखरे हुए बाल थोड़े सूखे थे, उसके कपड़े पुराने थे और उन पर पैबंद लगे थे, और उसकी आस्तीनें फटी हुई थीं। यह सब दर्शाता था कि उसका जन्म गरीबी में हुआ था। वह अभी भी छोटी थी, लेकिन उसमें पहले से ही उस तरह के अद्वितीय आकर्षण के संकेत दिखाई दे रहे थे जो एक दिन शहरों को झुका देगा। भाई आर्यन, आप कमाल के हैं।
आप सचमुच परी को सुरक्षित वापस ले आए। अजय खुशी से चिल्लाते हुए कुछ ही दूरी से दौड़ता हुआ आया। वह इस पूरे समय घबराहट में इंतजार कर रहा था, पूरी तरह से बेचैन था। जब उसने आर्यन को परी को लिए हुए देखा तो वह खुशी से भर गया। चलो, आर्यन ने युवा व्यक्ति के कंधे पर थपथपाया। चलो घर चलें। विलो गली के भीतर। यहां रात उदास लग रही थी। केवल निवासों के अंदर से बिखरे हुए दीपक ही जल रहे थे। सौभाग्य से चंद्रमा ऊपर लटका हुआ था। उसका प्रकाश उनकी यात्रा में उनका साथ दे रहा था। अन्यथा आर्यन और उसके साथियों को अंधेरे में वापस लौटने का रास्ता खोजने में संघर्ष करना पड़ता। मिट्टी से बने एक जर्जर निवास के बगल में एक अलाव जल रहा था। पारस अपनी लकड़ी की व्हील चेयर में बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप आराम कर सकते हैं, अमेंद्र ने कहा। भाई आर्यन खुद गए हैं, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह अलाव के पास झुक गया और लापरवाही से कहा, हो सकता है कि आप मेरी बात पर विश्वास न करें, लेकिन मैं इस पर अपनी जान दांव पर लगा सकता हूं। अगर भाई आर्यन पूरी ताकत लगा दें तो वह मार्शल दांव ग्रैंड मास्टर्स को इतनी आसानी से मार सकते हैं जैसे वे मुर्गियां हों। इसमें उन्हें थकान भी नहीं होगी। पारस ने आह भरी। मुझे पूरी उम्मीद है। स्वाभाविक रूप से उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बस यह मान लिया कि अमेंद्र उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। भाई अमेंद्र, आप और आर्यन कैसे मिले? मैं? अमेंद्र ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। सच कहूं तो यह थोड़ा शर्मनाक है। मैं इसे कैसे कहूं? उस समय आप मुझे ग्वांगलिंग शहर की युवा पीढ़ी का एक प्रमुख व्यक्ति कह सकते थे। मैं भले ही घर घर में जाना जाने वाला नाम नहीं था, लेकिन मैं अभी भी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इसीलिए मैं खुद को काफी ऊंचा मानता था। उसने मुद्दे पर आने से पहले अपनी प्रशंसा करने के लिए रुक गया। फिर उसने पारस को आर्यन के साथ अपनी शुरुआती झड़प के बारे में बताया, लेकिन उसने इसे ऐसे प्रस्तुत किया जैसे यह नायकों का टकराव था जो लड़ने के बाद ही दोस्त बन गए थे। पारस ने इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। कहानी ने उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। जब अमेंद्र उस हिस्से पर पहुंचा जहां उसने आर्यन के चौंकाने वाले प्रदर्शन और ड्रैगन गेट बैंक्वेट पर पूर्ण प्रभुत्व के बारे में बताया, तो पारस का खून उमड़ पड़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। सीनियर अप्रेंटिस भाई आर्यन सचमुच बाहरी संप्रदाय तलवार प्रमुख नाम के योग्य हैं। वह नश्वर धूल में वापस गिर गए, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा नहीं खोई, और अब जब उन्होंने मार्शल दांव में कदम रखा है तो वह पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे हैं। लेकिन फिर पारस का उत्साह कम हो गया। उसके दोनों पैर अपंग थे। उसकी साधना भी मानो अपंग हो गई थी। उसके लिए आर्यन की नकल करना और मार्शल दांव पर वापस कदम रखना कठिन होगा। भाई, निराश मत हो। मार्शल दांव क्या है? यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग साधारण लोग नहीं कर सकते। यह स्वर्ग से सौभाग्य छीनना और पुराने और सड़े हुए को खजाने में बदलना है। जब अमेंद्र ने पारस की निराशा को भांपा तो उसने जल्दी से उसे दिलासा देने की कोशिश की। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जन्मजात योद्धा पूर्वज, साथ ही और भी अधिक अविश्वसनीय सांसारिक अमर शामिल हैं। उन्होंने निश्चित रूप से मृतकों को पुनर्जीवित करने और हड्डी में मांस बहाल करने की कला में महारत हासिल कर ली है। उनके लिए आपके पैरों को ठीक करना उनके हाथ पलटने जितना आसान होगा। मृतकों को पुनर्जीवित करना और हड्डी में मांस बहाल करना? पारस ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन मुझ जैसा अपंग ऐसी चमत्कारी कला का लालच करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आप इसका लालच क्यों नहीं कर सकते? अचानक हंसी का एक फव्वारा आंगन में भर गया। पारस का सिर ऊपर उठा और उसने तुरंत आर्यन को परी को लिए हुए देखा। वह और अजय दरवाजा खोलकर अंदर चले आए। पारस को लगा जैसे उसने अपने दिल पर रखे विशाल पत्थर को नीचे रख दिया हो। उसका एक एक अंग शांत हो गया, क्योंकि उसने भावुकता से कहा, परी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बड़े भैया, मैं ठीक हूं, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। परी ने जवाब दिया। उसकी आवाज जिंदा दिल और स्पष्ट थी, मानो अपनी बात साबित करने के लिए वह आर्यन की पीठ से कूद गई और अपने पतले शरीर को फैलाया। देखा, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। पारस की आंखों के किनारे लाल हो गए
और उसने कांपते हुए आवाज में कहा, अच्छा, बहुत बढ़िया, सीनियर अप्रेंटिस भाई आर्यन। वह अपनी छड़ी तक पहुंचा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था जब आर्यन ने सिर हिलाया और उसे वापस उसकी कुर्सी पर बिठा दिया। जब हमने ब्लू रिवर स्वॉर्ड मनोर में एक साथ साधना की थी, तब हम एक दूसरे के प्रति इतने औपचारिक नहीं थे। तब ऐसा नहीं था और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। पारस मुस्कुराया। जैसा आप कहें भाई पारस, सब कुछ सुलझ गया है, इसलिए मैं घर जाकर खाना खाने जा रहा हूं, अजय ने बगल से कहा। अभी मत जाओ, चलो पहले एक साथ रात का खाना खाते हैं, आर्यन ने कहा। जब अजय ने भोजन की बात उठाई तो आर्यन को एहसास हुआ कि उसे भी थोड़ी भूख लगी है। इसका कोई उपाय नहीं था। जो लोग मार्शल दांव की साधना करते थे, उन्हें दैनिक आधार पर अपने शरीर को बड़ी मात्रा में भोजन से पूरक करने की आवश्यकता होती थी। तभी वे अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। एक बार जब वे मूल दांव में कदम रखते थे तो वे भोजन से दूर रह सकते थे और पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश और सुबह की ओस पर जीवन यापन कर सकते थे। ठीक है, तो चलो हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी चलते हैं, अमेंद्र ने अपने हाथों को रगड़ा। उसे भी बहुत भूख लगी थी। हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी? अजय चकित रह गया। क्या वह ऐसी जगह नहीं है जहां केवल उच्च वर्ग के लोग ही भोजन कर सकते हैं? एक ही व्यंजन की कीमत 100 से अधिक चांदी के टाइल है। यह मेरे परिवार की कई सालों की आय है। अमेंद्र जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम मन भरकर खाओ, मेरी तरफ से दावत। हालांकि यह अपराधी युवा मालिक कई मायनों में अज्ञानी और अक्षम था, लेकिन उसने पीने, बढ़िया खाने, वेश्यालय जाने और जुआ खेलने की शानदार कलाओं में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। पारस ने जल्दी से कहा, वह जगह बहुत महंगी है, हम क्यों ना, चलो चलते हैं। आर्यन ने उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने बस अपने दोस्त की कुर्सी को बाहर धकेल दिया। उसी समय उसने अमेंद्र को आदेश दिया, जाओ और एक गाड़ी का इंतजाम करो। अमेंद्र ने संक्षेप में अपनी सहमति व्यक्त की, फिर जैसा उसे कहा गया था वैसा करने के लिए भागा। वह खुश था। आखिरकार यह चमकने की मेरी बारी है। परी, अजय, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, आर्यन ने आदेश दिया। उन दोनों ने सहमति व्यक्त की, फिर आर्यन से गोंद की तरह चिपक गए। जब वे स्प्रिंग जेट गली पहुंचे तो उन्होंने उनके लिए एक विशाल अलंकृत घोड़े से चलने वाली गाड़ी इंतजार कर रही थी। इसका सारथी और कोई नहीं बल्कि अमेंद्र था। सभी लोग कृपया अंदर बैठ जाएं। आज रात मैं आपका सारथी रहूंगा, अमेंद्र ने खुशी से कहा। अजय खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, बड़े भाई अमेंद्र, क्या आप किसी तरह के जादूगर हैं? आपने इतनी जल्दी घोड़े की गाड़ी कैसे तैयार कर ली? अमेंद्र ने हल्के ढंग से, यहां तक कि लापरवाही से कहा, छोटे भाई, यह बात याद रखना, इस दुनिया में जिन समस्याओं को तुम पैसे से हल कर सकते हो, उन्हें समस्या कहां भी नहीं जा सकता। जब उन्होंने देखा कि सब लोग अंदर बैठ गए हैं, तो अमेंद्र ने एक अनुभवी सारथी की तरह लगाम हिलाई। सभी लोग कसकर बैठ जाइए, चलें। समृद्धि सदन यह प्रांत की राजधानी के पूर्वी जिले की एक समृद्ध पट्टी में स्थित था। यह शहर के सबसे बड़े खर्चीले ठिकाने के रूप में प्रसिद्ध था। इसके सभी मेहमान या तो अमीर थे या कुलीन। अभी अभी रात हुई थी और लालटेन ताजी जलाई गई थीं। समृद्ध सदन की सभी 9 मंजिलें अच्छी तरह से प्रकाशित थीं और मेहमानों का स्वागत और विदाई करने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहने सेवक वहां मौजूद थे। उन सभी का व्यवहार एकदम सही था। जब सेवक ने आर्यन के समूह को पास आते देखा तो उसने झुककर कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे डर है कि हमारे कोई भी निजी डाइनिंग रूम वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। क्या आप इंतजार करना चाहेंगे या क्या आप किसी अन्य रेस्तरां में प्रयास करना पसंद करेंगे? अमेंद्र ने खींचते हुए कहा, यह तरकीब आजमाने की कोशिश भी मत करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि समृद्धि सदन हमेशा कुछ निजी डाइनिंग रूम आकस्मिक स्थिति के लिए खुले रखता है? सेवक कुछ देर के लिए हैरान रह गया। फिर उसने समझाया, युवा स्वामी, यदि आप यह जानते हैं तो आप निश्चित रूप से यह भी जानते होंगे कि वे खाली निजी कमरे केवल हमारे सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों के लिए ही खोले जाते हैं।
उसका रवैया बिल्कुल भी बुरा नहीं था और वह पूरी तरह से विनम्र था। लेकिन जब उसकी निगाह पारस, परी और अजय पर पड़ी तो उसका भाव थोड़ा अजीब हो गया। क्या तुम कह रहे हो कि हमारा दर्जा यहां भोजन करने के लिए अपर्याप्त है? अमेंद्र को थोड़ा गुस्सा आ गया। सेवक ने कड़वाहट से मुस्कुराया। युवा स्वामी, कृपया इसे इस तरह न कहें। मैं तो बस एक विनम्र सेवक हूं। मैं ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करूंगा। अचानक कोई चिल्लाया, आर्यन! एक पुरुष और महिला पास आए। पुरुष लंबा, वीर दिखने वाला और सुंदर था, लेकिन जब उसने आर्यन को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि वह जो देख रहा था उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा हो। आर्यन ने ऊपर देखा। उसने एक नजर में ही उस आदमी को पहचान लिया। यितेश, ब्लू रिवर तलवार जागीर के बाहरी संप्रदाय का एक प्रमुख व्यक्ति। वह कठोर स्वभाव वाला और घमंडी था, और बिल्कुल प्रकाश की तरह। वह प्रांत की राजधानी के प्रमुख कुल्लों में से एक का वंशज था। वह और आर्यन कभी एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे थे। जब आर्यन को बाहरी संप्रदाय के तलवार प्रमुख के रूप में चुना गया था तो यितेश स्वाभाविक रूप से आश्वस्त नहीं था। उसने एक बार एक ऐसी बात कही थी जो पूरे ब्लू रिवर तलवार जागीर में प्रसिद्ध हो गई थी। तो क्या हुआ अगर मैं आर्यन को हरा नहीं सकता? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे उसे नीचा देखने की भी अनुमति नहीं है? वह जीत नहीं सका, लेकिन वह अभी भी आर्यन को तिरस्कार की दृष्टि से देख सकता था। वह एक ऐसे गुंडे जैसा था जो खुद को संतुष्ट करने के लिए मजाक उड़ाता है। लड़ाई के बिना भी वे अपने दिल की बात पूरी तरह से अपमान में कह सकते थे। यितेश, एक प्रमुख कुल के बेटे के लिए आर्यन, जिसे वह कभी बाहरी संप्रदाय के तलवार प्रमुख के रूप में जानता था, वास्तव में मजबूत था। फिर भी आर्यन का दर्जा उसके मुकाबले फीका पड़ गया। यही वजह थी कि उसे इतनी बेशर्मी से आर्यन को नीचा देखने का आत्मविश्वास मिला। लेकिन निश्चित रूप से वह सब अतीत की बात थी। अपनी साधना खोने और ब्लू रिवर तलवार जागीर से निकाले जाने के बाद आर्यन पहले से ही एक पुराने मजाक के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन यितेश ने सोचा भी नहीं होगा कि वह समृद्ध सदन के द्वार पर आर्यन से टकरा जाएगा। ओह कनिष्ठ भाई, पारस भी यहां है? छी छी, तुम विपत्ति में पड़े भाई वापस एक साथ आ गए हो, है ना? जब यितेश ने पारस को देखा तो उसके शब्द उपहास भरे थे और लहजा अजीब था। आह, यह सब कहने का क्या फायदा? तुम बर्बाद और अपंग के अलावा और कुछ नहीं हो। अगर मैं अब तुम्हें धमकाऊं और बात बाहर चली जाए तो यह बस मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। यितेश ने सिर हिलाया, जैसे कि अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही हो। उसने अपनी महिला साथी की पतली कमर पर अपनी बांह लपेटी, फिर समृद्ध सदन में चला गया। हां, उसने कहा, लगभग एक बात के विचार के रूप में, नीरज भी आज रात यहीं है और वह युक्ता को लाया है। वे दोनों 7वीं मंजिल के शानदार कक्ष में हैं। पारस ने यितेश के ताने की जरा भी परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने वह आखिरी वाक्य सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और कड़वाहट झलक रही थी। आर्यन ने उसके कंधे पर थपथपाया और सपाट लहजे में कहा, उस समूह पर अपना आपा क्यों खोना जो मरने वाला है? ये इसके लायक नहीं है। पारस ने कड़वाहट से फुसफुसाया, सीनियर भाई आर्यन, चलो बस वापस चलते हैं। अगर नीरज को पता चला कि हम यहां हैं तो वह निश्चित रूप से आकर परेशानी खड़ी करेगा। वापस क्यों जाना है? वास्तव में मुझे लगता है कि हमने भोजन के लिए बिल्कुल सही जगह चुनी है। आर्यन का लहजा सामान्य था, लेकिन उसकी रहस्यमय निगाहों की गहराई में एक ठंडक चमक उठी। 6 महीने पहले यह नीरज ही था जिसने पारस के पैर तोड़ दिए थे, उसे एक अपंग में बदल दिया था। और युक्ता मूल रूप से वह लड़की थी जिसे पारस सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन अंत में सबसे बेरहमी से उसी ने उसे छुरा घोंपा था। ठीक है, अमेंद्र ने कहा, और मैं समृद्ध सदन में ही अपना भोजन करने पर जोर देता हूं। और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि हम पूरी तरह से आनंद लें। सेवक खुद को दोहराने से रोक नहीं पाया। मुझे क्षमा करें, लेकिन वर्तमान में समृद्ध सदन में आपके भोजन करने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि आप किसी अन्य रेस्तरां में प्रयास करें।
उसने अभी अभी देखा था कि यितेश ने आर्यन और पारस का किस तरह मजाक उड़ाया था। अब आर्यन के समूह को देखते हुए उसके चेहरे पर अधीरता का एक नया संकेत था और उसका लहजा स्पष्ट रूप से ठंडा था। अमेंद्र तुरंत क्रोधित हो गया। यितेश का बेशर्म अहंकार उसे भी क्रोधित कर गया था। अब यहां तक कि सेवक भी उन्हें नीचा देखने की हिम्मत कर रहे थे। अमेंद्र इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता था? लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, आर्यन ने लापरवाही से एक आज्ञा टोकन फेंक दिया। इसे देखिए, क्या यह योग्यता काफी है? सेवक ने पदक पकड़ा। वह अचानक थोड़ा अनिश्चित था। आज्ञा टोकन बैंगनी जेड से तराशा गया था। वह भारी था और लालटेन की रोशनी के नीचे चमक रहा था। पीछे की तरफ श्याओ अक्षर को एक पुराने जमाने की अति उत्साही शैली में उत्कीर्ण किया गया था। कृपया एक क्षण रुकिए, मुझे प्रबंधक से जांच करनी होगी। सेवक जेड पदक की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इसलिए वह जल्दी से समृद्ध सदन में प्रवेश कर गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लोगों का एक पूरा समूह इमारत से बाहर निकल आया। इस दृश्य ने मुख्य द्वार के पास तैनात सेवकों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। क्या चल रहा है? मालिक और सभी 8 प्रबंधक यहां क्यों हैं? क्या यह किसी प्रतिष्ठित मेहमान का स्वागत करने के लिए है? इस दृश्य ने आसपास के कुछ मेहमानों का ध्यान भी खींचा। वे सभी हैरान दिख रहे थे। क्लाउड रिवर प्रांत की राजधानी में समृद्धि सदन की मालकिन चित्रा देवी की आंखें और कान पूरे शहर में थे और उसकी पहुंच दूर दूर तक फैली हुई थी। शहर के कई पुराने स्थापित उच्च अधिकारियों के साथ उसके गहरे संबंध थे। अधिकांश प्रमुख शक्तियों का स्वागत करने के लिए वे भी प्रबंधक काफी थे। एक साधारण वीआईपी किसी भी तरह से चित्रा देवी के व्यक्तिगत स्वागत के योग्य नहीं था। चित्रा देवी और सभी 8 प्रबंधकों के संयुक्त प्रयासों की तो बात ही छोड़िए। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सभी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। महाराज, यह इसी युवा स्वामी ने मुझे यह आज्ञा टोकन दिया था। सेवक पसीने से तर था और वह अपना सिर नीचे करके कांपते हुए एक तरफ खड़ा था। इतना डरा हुआ था कि भारी सांस लेना। जैसे ही उसने प्रबंधक को टोकन दिखाया, प्रबंधक की अभिव्यक्ति में नाटकीय बदलाव आया और वह तुरंत चित्रा देवी को खोजने चला गया। अंततः इसी से वर्तमान दृश्य उत्पन्न हुआ। यदि आप उस सेवक का सिर भी खोल देते तो भी वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक साधारण कमांड टोकन इतनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यहां तक कि मालकिन जैसी एक उदात्त प्रतिष्ठित हस्ती भी चौंक कर हरकत में आ गई थी। वह इन मेहमानों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने यहां आई थीं। वूश! चित्रा देवी की निगाहें आर्यन पर पड़ीं और वह पल भर के लिए चकित रह गईं। ऐसा लगा कि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि पदक का मालिक इतना छोटा होगा। फिर उन्होंने झुककर मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी, हमारे साधारण दुकान पर आकर हमें अनुग्रहित करने के लिए धन्यवाद। मैं पहले आपका स्वागत करने के लिए बाहर ना आने के लिए माफी मांगती हूं और विनम्रतापूर्वक आपकी क्षमा चाहती हूं। उनके बाल जूड़े में बंधे थे और उन्होंने एक फिटिंग वाली गहरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उनका चेहरा गरिमापूर्ण और सुंदर था। उनकी त्वचा बर्फीली सफेद और कोमल थी। उनके हर सूक्ष्म हावभाव में एक परिपक्व आकर्षण था। उनके पीछे खड़े 8 प्रबंधकों ने बारी बारी से मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। इस दृश्य ने आसपास के सेवकों और मेहमानों को स्तब्ध कर दिया और वह पहला सेवक जिसने दरवाजे पर उनका स्वागत किया था, व्यावहारिक रूप से घुटनों के बल गिर पड़ा। वह रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। उसने सोचा था कि आर्यन का समूह महत्वहीन बच्चों का एक समूह मात्र है। किसने सोचा होगा कि उनकी इतनी बड़ी पृष्ठभूमि होगी? पारस, परी और अजय को थोड़ा चक्कर आ रहा था। यह तो बस एक कमांड टोकन है, इसने इतना हंगामा क्यों खड़ा कर दिया? आर्यन ने कहा, हम यहां भोजन करना चाहेंगे। आपको एक निजी कमरा व्यवस्थित करने का कष्ट उठाना पड़ेगा। उनके शांत व्यवहार ने चित्रा देवी को स्वयं में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। लानलिंग शियाओ परिवार का सबसे कीमती कमांड टोकन, पर्पल जेड टोकन, रखने का मतलब था कि आर्यन निस्संदेह असाधारण थे, उनकी उम्र चाहे जो भी हो।
लेकिन नीले रंग के वस्त्रों में लिपटे युवा के विपरीत बाकी लोगों का पहनावा काफी अजीब था। उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से झुग्गियों के बच्चे थे, लेकिन चित्रा देवी इतनी कर्तव्यनिष्ठ थीं कि उन्होंने आगे कोई पूछताछ नहीं की। न ही उनकी निगाहों या हावभाव ने इस बात का कोई संकेत दिया कि उन्हें यह असामान्य लगा। उन्होंने एक प्रबंधक की ओर मुड़कर आदेश दिया, जाओ और 9वीं मंजिल के पहाड़ और नदी महल को व्यवस्थित करो। किसी से चाय बनवाओ और याद रहे, हमारी सबसे अच्छी चाय का उपयोग करना, वह प्रकार जो हमारे सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों के मनोरंजन के लिए आरक्षित है। जी, मालकिन। प्रबंधक उनके आदेशों का पालन करने के लिए भाग गया। तुम मेरे निजी संग्रह से एज्योरस्काई बर्न का एक जार लाओ और उसे पहाड़ और नदी महल तक पहुंचाओ। इसे समृद्ध सदन के सम्मान के प्रतीक के रूप में समझना। तुम रसोइयों से दावत तैयार करवाओ, उनसे हमारे पास मौजूद सर्वोत्तम सामग्री चुनने के लिए कहो और बाबू महाराज को व्यक्तिगत रूप से उनकी तैयारी का प्रभार लेने के लिए कहो। और तुम पहाड़ और नदी महल के बाहर इंतजार करो। किसी भी क्षण आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। तुम्हें जरा भी लापरवाह नहीं होना है। चित्रा देवी ने बिजली की गति से बात की। आदेशों की इस त्वरित श्रृंखला के बाद प्रबंधक वही करने के लिए भागे जो उनसे कहा गया था। जब वह समाप्त कर चुकीं, तो वह तेजी से मुस्कुराईं, फिर थोड़ा झुककर आर्यन के समूह को उनका अनुसरण करने का इशारा किया। कृपा करके यहां से। ये कहते हुए वह पहले ही रास्ता दिखाने लगी। इस स्तर की शिष्टाचार और आडंबर ने पास के कई लोगों को इतना स्तब्ध कर दिया कि उनके जबड़े लगभग गिर गए। यह केवल आर्यन का समूह समृद्ध सदन में गायब होने के बाद ही वह सेवक, जिसने शुरू में उन्हें लौटा दिया था, खड़ा नहीं रह सका। वह धम्म से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह पहले ही भांप चुका था कि इस बार वह सचमुच खत्म हो सकता है। समृद्धि सदन की 9वीं मंजिल, विशाल रेगिस्तान महल। झोरावर खिड़की के पास खड़ा था। जब आर्यन का समूह पहली बार समृद्धि सदन पहुंचा तो किन्नल ने उन्हें खिड़की से देख लिया था। उस दृश्य ने झोरावर का ध्यान भी खींचा। उसने वह सब कुछ देखा जो समृद्धि सदन के प्रवेश द्वार पर हुआ था। झोरावर ने विलाप किया। वह सेवक आखिर एक निचले स्तर का व्यक्ति है। वह आर्यन के अविश्वसनीय होने के बारे में नहीं बता सकता था, और मैंने सोचा था कि मैं आर्यन को हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का यह अवसर ले सकता हूं। मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसा होगा। मार्शल चाची, आपने बिल्कुल सही कहा। उस जैसे व्यक्ति को हमें समर्थन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हार्मोनी प्रांत के प्रांतीय गवर्नर मुकेश भी वहीं थे। उन्होंने अचानक कहा, मुझे उस नीले वस्त्र वाले युवक की कुछ याद है। जिस दिन आप टॉवरशिप से उतरे थे, उसने मुझे दूर से देखा था। ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया कि मैं कौन हूं। झोरावर दंग रह गया। किन्नल ने इसके बारे में सोचा, फिर कहा, मुझे संदेह है कि वह आपको जानता होगा। यह अधिक संभावना है कि वह आपकी साधना को पहचान सकता था। वास्तव में वह बिल्कुल सही थी। मुकेश स्वयं को जिज्ञासु होने से नहीं रोक पाए। वह युवक कौन है? आप उसे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? किन्नल ने टॉवरशिप पर अपने और आर्यन के बीच हुई हर चीज को याद किया। उनके दिल में उदासी और निराशा का एक अकठनीय धागा उठा और उन्होंने कहा, आप महामहिम, छठे महामहिम से पूछें तो बेहतर होगा। वह जालीदार खिड़की के सामने अकेली खड़ी थीं, हाथ बांधकर लालटेन से जगमगाती इमारतों के समुद्र को घूर रही थीं। उनकी आंखें चमकीली और तेज थीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके विचार कहीं और थे। झोरावर ने हंसते हुए कहा, मुकेश महामहिम, आइए बैठते हैं और थोड़ी देर बातें करते हैं। अपनी मार्शल चाची के विपरीत वह बहुत उत्साहित थे। पहाड़ और नदी महल। फर्श पर लाल कालीन बिछे थे और दीवारों से मोमबत्तियां लटकी हुई थीं, जो निजी भोजन कक्ष के आंतरिक भाग को पूरी तरह से रोशन कर रही थीं। वहां एक विशाल फूलदान था, जो लगभग एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था, जिसमें एक जीवंत खिलता हुआ गुलदस्ता था और दीवारों पर 30 फुट चौड़ी पहाड़ों और नदियों की एक स्क्रॉल पेंटिंग सजी थी, जिसने सुंदरता की एक अतिरिक्त परत प्रदान की।
कमरे के केंद्र में चंदन की मेज विशाल थी। इसमें आसानी से 20 लोग बैठ सकते थे। इसकी सतह पर ताजे, मौसमी खरबूजे और उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए हल्के जलपान रखे हुए थे। और कमरे के एक तरफ पहले से ही 5 युवा नौकरानियां इंतजार कर रही थीं। जब वे पहाड़ और नदी महल में दाखिल हुए तो परी और अजय क्षण भर के लिए चकरा गए। अजय अचानक बहुत अधिक संयमित हो गया। उसे डर था कि उसके जूते लाल कालीन को गंदा कर देंगे। इस बीच पारस हक्का बक्का रह गया। वह गरीबी में पला बढ़ा था और यद्यपि उसने एक बार ब्लू रिवर तलवार जागीर के बाहरी संप्रदाय में साधना की थी, वह शायद ही कभी शानदार या महंगी जगहों पर गया हो। शहर भर में प्रसिद्ध समृद्धि सदन की 9वीं मंजिल में जाना तो दूर की बात थी। यह वह जगह थी जहां केवल प्रसिद्ध प्रभावशाली लोग ही प्रवेश करने के योग्य थे। अमेंद्र ने चारों ओर देखा और टिप्पणी की, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। यह गुआंगलिंग शहर के अमर समागम सदन से कहीं बेहतर है। फिर उसने खुद का मजाक उड़ाया, मैं समृद्धि सदन आया हूं, लेकिन मुझे 9वीं मंजिल पर भोजन करने का कभी मौका नहीं मिला। चित्रा देवी मुस्कुराईं। यह दृश्य मनमोहक था। हमारे समृद्ध सदन के आतिथ्य में कमी थी। युवा स्वामी, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप आगे भी जितनी बार चाहें उतनी बार आएं। कृपया हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दें। अमेंद्र खुद को हंसने से नहीं रोक सका। स्वाभाविक रूप से उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह एकमात्र कारण जिससे वह ऐसे अब उन्हें जो सम्मान मिल रहा था वह यह था कि वे आर्यन की रोशनी में चमक रहे थे। आर्यन के बिना अमेंद्र को डर था कि चित्रा देवी जैसी अच्छी पहुंच और प्रभावशाली व्यक्ति उन पर ध्यान भी नहीं देगी। आर्यन उन सब में सबसे शांत थे, मानो उन्होंने शानदार जटिल सजावट देखी ही ना हो। उन्होंने बस पारस की व्हील चेयर को दावत की मेज तक धकेला, फिर परी और अजय को उनके साथ शामिल होने के लिए बुलाया। तभी उन्होंने अपनी निगाह चित्रा देवी की ओर मोड़ी। यह जगह काफी अच्छी है, कृपया जल्द से जल्द हमारा भोजन लाने के लिए कहें। चित्रा देवी की चमकीली आंखों ने कमरे का जायजा लिया और वह चमकते हुए मुस्कुराई। जैसी आपकी इच्छा युवा स्वामी। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको आगे कोई जरूरत हो तो बेझिझक सेवकों को आज्ञा दें। इतना कहकर वह मुस्कुराई, मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद होने के बाद पारस और बाकी सबने राहत की सांस ली। उनके बिना वे यहां काफी ज्यादा सहज महसूस कर रहे थे। वे गरीबी में पले बढ़े थे, इसीलिए वे इतनी जल्दी इस तरह की स्थिति में ढल नहीं पाए। वे अमेंद्र जितने आरामदेह और सहज नहीं हो सकते थे। लेकिन आर्यन इस बीच इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। अपने पिछले जीवन में वह कई मौकों पर इंपीरियल रियल्म सम्राटों के सम्मानित अतिथि रह चुके थे। उन्होंने अपने छिपे हुए क्षेत्र में, जो एक अमर स्वर्ग जैसा था, पूरे बंजर क्षेत्रों से आए मेहमानों की मेजबानी भी की थी। इसकी तुलना में सांसारिक दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता था। एक बार जब आर्यन और अमेंद्र अपनी सीटों पर बैठ गए तो युवा नौकरानियों ने चाय और पानी डाला। वे आज्ञाकारी और फुर्तीली थीं और उनकी सेवा बारीकी से की जा रही थी। उन्होंने पारस और उनके साथियों के मोटे कपड़ों के कारण जरा भी लापरवाही नहीं दिखाई। देखते ही देखते एक के बाद एक व्यंजन मेज पर रखे गए। व्यंजन गर्मागर्म और मोहक रूप से सुगंधित थे। हर व्यंजन में दुर्लभ बेहतरीन दर्जे की सामग्री थी, जिसे कई तरह की शैलियों में तैयार किया गया था। सिर्फ उन्हें देखना ही किसी की उंगलियों को प्रत्याशा से फड़फड़ाने के लिए काफी था। आर्यन व्यंजनों से आध्यात्मिक ऊर्जा की लपटों को भी महसूस कर सकते थे और उन्हें एहसास हुआ कि सभी सामग्री आध्यात्मिक औषधियों से युक्त थी। यही कारण था कि उनमें आध्यात्मिक हवा थी। शुरुआत में पारस और अन्य लोग संयमित थे, लेकिन जल्द ही वे बड़े चाव से खाने लगे। परी आर्यन के बगल में बैठी थीं और वह उनकी थाली भरना नहीं भूलीं। जब उन्होंने देखा कि आर्यन का प्याला खाली है तो उन्होंने सेवकों को मौका मिलने से पहले ही उसे फिर से भर दिया। यह शराब काफी अच्छी है, यह तेज भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि चित्रा देवी इसे अपने निजी संग्रह में रखती थीं। अमेंद्र सबसे कम संयमित थे। उन्होंने बड़े घूंट में पिया
और खाया। इसमें कोई शक नहीं था। यह पहली बार था जब वे भी ऐसे सम्मान का आनंद ले रहे थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने बड़े उत्साह के साथ खाया। बड़े भाई अमेंद्र, क्या इस भोजन पर बहुत सारा चांदी खर्च होगा? अजय ने मांस का एक टुकड़ा चबाते हुए पूछा। चांदी? अमेंद्र ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? एक समस्या जिसे आप पैसे से हल कर सकते हैं, वह वास्तव में कोई समस्या नहीं है। और इस तरह का भोजन सिर्फ ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। तो इसे कैसे हासिल करते हैं? उच्च पद और अधिकार, दोनों में से कोई भी काम कर जाता है, अमेंद्र ने आह भरी। अजय को यह बात आधी ही समझ में आई, और आर्यन खुद को यह स्वीकार करने से नहीं रोक पाए कि सांसारिक दुनिया में पद और अधिकार वास्तव में कुछ समस्याओं को अधिक आसानी से हल कर सकते हैं। फिरोज ने जब पहली बार उन्हें यह पदक दिया था, तब भी उन्होंने यही कहा था। सांसारिक दुनिया में चलते हुए छोटी मोटी समस्याओं से बचना मुश्किल था, जिन्हें हल करने के लिए बल का उपयोग करना उचित नहीं था। उदाहरण के लिए, आज रात को ही ले लीजिए। भले ही उनकी खेती पहले से ज्यादा होती, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या दरवाजे पर उनका स्वागत करने वाले एक मामूली सेवक के खिलाफ उसका उपयोग करना चाहिए था? ऐसे ही समय में फिरोज द्वारा उन्हें दिया गया कमान टोकन उपयोगी था। हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी की 6ठी मंजिल, शानदार हॉल। यतेश और उनकी महिला साथी पहुंचे, लेकिन उनके पद के कारण वे केवल मेज के अंत में ही बैठ सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दावत के मेजबान ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर के आंतरिक संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति थे, चिराग। उनके पिता चून्नीलाल क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनके अधीन रिवर गैंग में हजारों सदस्य थे और वे प्रीफेक्चुरल कैपिटल के जल परिवहन उद्योग के आधे हिस्से को नियंत्रित करते थे। चून्नीलाल और क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल गवर्नर कुणाल करीबी थे। अफवाह थी कि वे अपनी जवानी में कसम खाए भाई बन गए थे। कुणाल को अपने समर्थक के रूप में पाकर चून्नीलाल का रिवर गैंग स्वाभाविक रूप से फला फूला और दिन ब दिन मजबूत होता गया। चिराग चून्नीलाल के बेटे थे। यहां तक कि प्रतिष्ठित परिवार कुलों के अधिकांश वंशज भी उन्हें केवल सम्मान की दृष्टि से देख सकते थे और उन्हें विनम्र रहना पड़ता था। कई पुरुष और महिलाएं चिराग के साथ थे। उनका पद भी असाधारण था। नीरज को ही ले लीजिए। वह और यतेश दोनों बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन पद के मामले में यतेश उनके सामने फीके पड़ जाते थे या मोहित। वह ग्वांगलिंग शहर में सबसे मजबूत कुल ली परिवार से थे और वह ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर के आंतरिक संप्रदाय में चर्चा का विषय थे। खेती के मामले में चिराग भी उनसे थोड़े कम थे। दावत जीवन थी, हालांकि चिराग ही ज्यादातर बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने डींग मारने वाली बकवास की, बाकी सब मुस्कुराए और उनकी बातों का समर्थन किया, यहां तक कि लड़कियां हों भी। उनकी आंखें बार बार चिराग की ओर मुड़ती थीं। उनकी जलती हुई निगाहों में भय के संकेत थे। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन यतेश को अंततः बोलने का अवसर मिला और उन्होंने उसे हथिया लिया। उन्होंने अपना गला साफ किया और हंसे। आप सभी, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही मैं आया, मुझे कौन मिला? हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी में हर रोज प्रतिष्ठित मेहमानों और प्रमुख हस्तियों का स्वागत होता है। हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि तुमने किसे देखा? हमें अंदाजा लगाने के लिए मत कहो, जल्दी बताओ, नीरज ने कहा। उनकी कमीज शाही नीले रंग की थी और उनके गाल लंबे और संकरे थे, जबकि उनकी आंखें थोड़ी गहरी और धंसी हुई थीं। वह थोड़े कमजोर और बीमार दिख रहे थे। सही कहा, जल्दी बताओ, युक्ता ने नीरज के बगल में अपनी सीट से आग्रह किया। उनकी त्वचा गोरी थी और उनके नयन नक्श सुंदर थे, और जब उन्होंने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं तो वह प्यारी और मनमोहक लग रही थीं। जब यतेश को लगा कि वह अब ध्यान का केंद्र बन गए हैं, तो उन्हें संतुष्टि की लहर महसूस हुई। उन्होंने उन्हें ज्यादा देर तक सस्पेंस में नहीं रखा। वे आर्यन और पारस थे, वे संकट के भाई। दावत का जीवंत माहौल अचानक थम गया। सभी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, जबकि नीरज की आंखों में ठंडी रोशनी कौंधी। युक्ता का सुंदर चेहरा कठोर हो गया और वह अचानक असहज महसूस करने लगी।
मोहित का दिल इस तरह भींच गया जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। प्याले पर उनकी पकड़ कस गई। आर्यन, वह वास्तव में प्रीफेक्चुरल कैपिटल आ गए हैं। कुछ दिन पहले उन्हें अपने पिता लक्ष्मण से एक गुप्त पत्र मिला था। उसमें उनके पिता ने उन्हें बताया था कि युविका के परिवार की युविका ने आर्यन को एक वीआईपी अतिथि के रूप में सम्मानित किया था और अमर मिलन भवन में उनके साथ भोजन किया था। पत्र में विस्तार से बताया गया था कि क्या हुआ था। पत्र के अंतिम भाग में मोहित को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। आर्यन अब ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिन्हें उनका ली परिवार नाराज करने का जोखिम उठा सकता था। जब तक उन्होंने पत्र पढ़ना समाप्त किया, मोहित इतना घुटन महसूस कर रहे थे कि वे लगभग खून खांसने वाले थे। लगभग एक सप्ताह पहले दूसरे चंद्रमास की दूसरी रात को उन्होंने घात लगाकर हमला किया था। उन्होंने किसी को पता चले बिना आर्यन को मारने की योजना बनाई थी। कौन सोच सकता था कि आर्यन वास्तव में ड्रैगन गेट बैंक्वेट में पहला स्थान प्राप्त किया और रातों रात ग्रेट अजूर के दोनों किनारों पर अपना नाम बना लिया। नतीजतन मोहित के पास अपनी योजनाओं को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अपने पिता के आदेश पर उसे उसी रात ग्वांगलिंग सिटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी अब कुछ ही दिनों बाद आर्यन और भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया। वह युविका का विशिष्ट अतिथि बन गया। इस खबर ने लगभग मोहित को पागल कर दिया था। युविका, प्रांत की राजधानी के 4 सर्वोच्च स्तरीय गुटों में से एक, युआन परिवार का रत्न। उसका ओहदा इतना ऊंचा था कि इस कमरे में मौजूद हर कोई मिलाकर भी उसके सामने फीका पड़ जाता। आज दूसरे चंद्रमास का 8वां दिन था, लेकिन आर्यन पहले ही यहां क्लाउड ड्राइवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल में था। मोहित की छाती में जकड़न और घुटन महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे बादलों ने सूरज को निगल लिया हो और उसके दिल पर अंतहीन अंधेरा छा गया हो। क्या यह व्यक्ति मेरा कट्टर दुश्मन बनने के लिए ही जन्मा है? मोहित ने गहरी सांस ली, फिर अपनी नाराजगी को दबाया। लेकिन तभी उनके मेजबान चिराग हमसे बिना नहीं रह सके। एक अपंग और एक बेकार व्यक्ति जिसने अपनी पूरी साधना खो दी, क्या वह हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी में भोजन करने की कोशिश करने जितना मूर्ख था? मुझे डर है कि वे दरवाजे से भी नहीं गुजर पाएंगे। चिराग के तिरस्कार पूर्ण ताने सुनकर ठहाके लगने लगे। केवल मोहित ही नहीं हंस सका। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे युविका ने एक विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया हो, वह हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के दरवाजों से भी कैसे नहीं गुजर पाएगा? लेकिन फिर उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। जब उसे अपने पिता का पत्र मिला तो वह कुछ समझा। ब्लू राइवर सोर्ड मैनर के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग जगदीश, साथ ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्य निखिल और नताशा पहले ही ग्वांगलिंग सिटी छोड़ चुके थे। हालांकि वे अभी तक क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल नहीं लौटे थे और न ही आर्यन के ठीक होने और ड्रैगन गेट बैंक्वेट में जीत की खबर संप्रदाय में वापस आई थी। अब भी ब्लू राइवर सोर्ड मैनर में कोई नहीं जानता था कि आर्यन अब वह साधना रहित बेकार व्यक्ति नहीं रहा जो वह कभी हुआ करता था। अगर मैं होता तो मैं भी खबर नहीं फैलाता। जिस शिष्य को संप्रदाय ने बेरहमी से त्याग दिया था, वह सिर्फ 1 साल बाद ठीक हो गया। अगर संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? एक बार पानी फैल जाए तो उसे वापस समेटना मुश्किल होता है और निखिल और नताशा स्वाभाविक रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं की कीमत पर आर्यन को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तभी नीरज के लंबे संकीर्ण चेहरे ने क्रूरता से कटाक्ष किया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है पारस ने अभी भी सबक नहीं सीखा है। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह मुझसे नहीं टकराया, वरना मैं उसकी भुजाएं भी ले लेता। सीनियर भाई नीरज, वह अपंग के सिवा कुछ नहीं है। उससे परेशान होने की क्या जरूरत है? युक्ता ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। आइए अब उसके बारे में और चर्चा न करें, यह केवल माहौल खराब करेगा। एक युवक ने अचानक कहा, मेरा एक दोस्त ग्वांगलिंग सिटी से है और कुछ देर पहले उसने कहा था कि आर्यन ने अपनी साधना फिर से हासिल कर ली है
और उसने ग्वांगलिंग सिटी की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ड्रैगन गेट बैंक्वेट में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या आपको लगता है कि यह सच है? सब जम गए। फिर उन सब ने मोहित की ओर देखा। वे सभी जानते थे कि वह भी ग्वांगलिंग सिटी से था। यह मोहित की पलकें फड़क उठीं और उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। हाल ही में मेरा अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ग्वांगलिंग सिटी में हाल ही में क्या हो रहा है। वह इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं था। अगर वह करता तो यह स्वीकार करने जैसा होता कि आर्यन कितना अविश्वसनीय था। भूल जाओ, उस बेकार आदमी को छोड़ो। आओ, हम अपना दावत जारी रखें, चिराग ने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन लगभग तुरंत बाद चांदी के वस्त्रों में एक युवक ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वह शराब का एक कलश लिए हुए था। संदीप। वह ब्लू राइवर सोर्ड मैनर का एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, और जैसे ही वह कमरे में घुसा उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जब मैं अभी शराब लेने गया तो मैंने कुछ दिलचस्प सुना। जानना चाहते हो कि वह क्या था? ओह, वह क्या है? चिराग ने पूछा। अभी चित्रा देवी व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुईं, संदीप ने कहा। उन्होंने मेहमानों के एक समूह का स्वागत करने के लिए हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के सभी 8 प्रबंधकों को दरवाजे तक पहुंचाया। चिराग ने समझाया, कौन इतना प्रतिष्ठित हो सकता है कि चित्रा देवी को अपने सभी प्रबंधकों को उसका स्वागत करने के लिए साथ लाना पड़े? बाकी लोग भी उत्सुक लग रहे थे। वे कहते हैं कि यह अजीब युवकों का एक समूह था, संदीप ने कहा। उनका नेता नीले वस्त्रों में एक युवक था। वह लगभग 17 साल का दिखता था, लेकिन उसके साथी वास्तव में अजीब थे। कैसे? चिराग का धैर्य टूटने लगा। गोलमोल बातें करना बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। संदीप हंसा। उनमें से एक व्हील चेयर में एक अपंग था, एक भूसे की सैंडल और मिट्टी से सने पैंट में एक लड़का था, जबकि दूसरी मोटे कपड़ों में एक छोटी लड़की थी। क्या यह आपको अजीब नहीं लगता? समूह मदद किए बिना सिर हिला नहीं सका। ऐसी व्यवस्था वास्तव में अजीब थी। यह हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी था, एक ऐसी जगह जहां गरीब प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी वे न केवल अंदर आए थे, बल्कि चित्रा देवी ने स्वयं सभी 8 प्रबंधकों को इकट्ठा किया था ताकि वे व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर उनका स्वागत करें। यह बहुत ही असाधारण बात थी। केवल यतेश का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ एहसास हो गया है, लेकिन साथ ही उसे यकीन नहीं हो रहा था। भाई यतेश, तुम्हें क्या हो गया है? मोहित ने अचानक यतेश की असामान्य स्थिति पर गौर किया। कोई समस्या नहीं है, मैं बस एक पल के लिए बाहर जा रहा हूं। यतेश ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी, फिर उठा और कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसने एक नौकर को ढूंढा और फुसफुसाते हुए मेहमानों के उस समूह के बारे में पूछा जिनका चित्रा देवी ने अभी अभी रेस्तरां में स्वागत किया था। जब वह खत्म कर चुका तो वह अपने निजी भोजन कक्ष में स्तब्ध होकर लौटा, जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया हो। यह इतना असामान्य था कि चिराग भी नाखुशी से माथे पर शिकन डाले बिना नहीं रह सका। जूनियर भाई यतेश, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाओ, सबका मूड खराब मत करो। बाकी लोगों ने भी ध्यान दिया। यतेश का व्यवहार अजीब और अनुचित था। यतेश कांप उठा जैसे वह होश में वापस आ रहा हो। उसने कमरे भर में अपनी नजर दौड़ाई, फिर कड़वाहट से कहा, युवा मास्टर चिराग, ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बात यह है कि मैंने पहले कुछ पुष्टि की और यह, खैर, मुझे बस समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि वे पूछ पाते, उसने हर शब्द पर विचार करते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिन मेहमानों का चित्रा देवी अभी अभी स्वागत करने बाहर गई थीं, वे लगभग निश्चित रूप से आर्यन पारस और उनके साथी थे। कमरा तुरंत इतना शांत हो गया कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था, मोहित को छोड़कर। उसका दिल कांप गया और उसने ठंडी हवा में एक सांस ली। आर्यन वास्तव में युविका में अपने गंदे पंजे डालने में कामयाब रहा, लेकिन नहीं, अगर उसने सिर्फ युविका का समर्थन जीता होता तो चित्रा देवी के लिए इतने बड़े जुलूस का नेतृत्व करके उसका स्वागत करना पर्याप्त नहीं होता।
क्या इसके पीछे कोई और रहस्य है? वह जितना अधिक सोचता गया, मोहित का दिल उतना ही घुटा हुआ और भारी होता गया। वह इतना परेशान था कि उसे खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। चिराग और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, आर्यन और पारस जैसे लोग चित्रा देवी के व्यक्तिगत रूप से नीचे आकर उनका स्वागत करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? उसने अभी अभी आर्यन और उसके साथियों का मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि वे हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के सामने के दरवाजे से भी नहीं गुजर पाएंगे। किसने सोचा होगा कि कुछ ही मिनटों बाद यितेश कुछ इतना अपमानजनक कहेगा। यह खुलेआम मुंह पर तमाचा था। यितेश ने जल्दबाजी में समझाया, यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है, इसलिए मैं इतना बेचैन था। फिर भी मुझे लगभग पूरी तरह यकीन है कि वे सच में आर्यन और उनके साथी ही थे। पारस के पैर खराब हैं, इसलिए वह व्हीलचेयर में फंसा हुआ है। मैंने अभी उसे साफ देखा। कोई गलती नहीं हो सकती। माहौल तुरंत और गंभीर हो गया। हर कोई भ्रमित और अनिश्चित था। अगर हम जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं। अगर यह सच में आर्यन और उसका समूह है तो हम एक समय में उसके संप्रदाय भाई सेक्टमेट्स थे। इसमें कोई कारण नहीं है कि हम उससे मिलने ना जाएं, है ना? नीरज का चेहरा बुरा लग रहा था। उसकी आंखें ठंडी और भयावह थीं। वे अब कहां हैं? चिराग की आंखों में चमक आई। 9वीं मंजिल, माउंटेन एंड रिवर, पैलेस स्मोक, यितेश ने तुरंत कहा। जब उसने यह कहा तो उपस्थित समूह और भी ज्यादा परेशान हो गया। चिराग की हैसियत के बावजूद वह ज्यादा से ज्यादा 6ठी मंजिल पर ही दावत आयोजित करवा सकता था, और यह विशेष सुविधा भी उसे अपने पिता की प्रतिष्ठा पर निर्भर रहने से मिली थी। लेकिन आर्यन, जिसे वे सब तुच्छ समझते थे, एक ही छलांग में 9वीं मंजिल पर पहुंच गया था। वह समृद्ध सदन के शिखर पर खड़ा होकर दीपकों के सागर को नीचे देख सकता था। इसके अलावा वह उस रेस्तरां में उच्चतम स्तर की दावत और उच्चतम स्तर का आतिथ्य का आनंद ले सकता था। जब उन्होंने अपनी तुलना उससे की तो मानसिक रूप से स्थिर रहना मुश्किल था। चलो, हम पर्वत और समुद्र महल जा रहे हैं। चिराग अब अपनी नाराजगी को दबा नहीं सका। वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब बाकी लोगों ने यह देखा तो वे एक एक करके उठे और उसके पीछे चले गए। केवल मोहित वहीं रुका रहा। सीनियर भाई मोहित, क्या तुम जांच करने नहीं जा रहे? एक सलाह देता हूं, यह समृद्ध सदन है। अगर आर्यन 9वीं मंजिल पर पहुंचा है तो इसके पीछे अनिवार्य रूप से कोई बड़ा कारण होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको। मोहित ने भावहीनता से कहा। सीनियर भाई मोहित, हम तो बस एक पूर्व संप्रदाय भाई से मिलने जा रहे हैं, कोई परेशानी खड़ी करने नहीं। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, हम तुम्हारे बिना चले जाएंगे। चिराग ने नाक सिकोड़ी, फिर दूसरों को साथ लेकर चला गया। मूर्ख, मोहित ठंडी हंसी हंसा, लेकिन तब भी वह अभी तक इस वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि आर्यन इतना शक्तिशाली हो गया है। उसके मन का एक हिस्सा अभी भी महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है और वह किसी भी पल जाग जाएगा। उनका इस तरह व्यवहार करना वास्तव में तर्कसंगत है। चिराग और अन्य लोग अभी भी नहीं जानते कि आर्यन ने अपनी साधना वापस पा ली है, और वे कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह अब युवान परिवार का प्रतिष्ठित अतिथि है। उनकी नजरों में आर्यन अभी भी एक दयनीय, हास्यास्पद, बेकार इंसान है। मोहित ने मन ही मन आह भरी। 9वीं मंजिल। जैसे ही चिराग और उसका समूह पहुंचा, माउंटेन एंड रिवर पैलेस के बाहर खड़ा प्रबंधक उन्हें रोक दिया। प्रिय मेहमानों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? प्रबंधक ब्रोकेट के वस्त्र पहने एक मोटा, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और उसकी आंखें तेज थीं। उसने समूह पर अपनी नजर डाली और उसने तुरंत चिराग और अन्य युवा मास्टर्स को पहचान लिया। इसीलिए उसका लहजा बेहद विनम्र था। चिराग बिल्कुल खुश नहीं था। एक प्रबंधक दरवाजे के बाहर और आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे पिता को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। उसने गहरी सांस ली, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया। हम अपने संप्रदाय भाइयों से मिलने आए हैं। संप्रदाय भाई? ब्रोकेट के वस्त्र में लिपटे व्यक्ति दंग रह गया।
चिराग ने अपनी उदास दबी हुई भावना को दबाया और कहा, ठीक है, हमें अभी पता चला कि हमारे संप्रदाय भाई आर्यन और पारस वर्तमान में माउंटेन एंड रिवर पैलेस में भोजन कर रहे हैं, इसलिए हमने रुककर उन्हें नमस्ते कहने का फैसला किया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मध्यम आयु वर्ग के प्रबंधक ने कहा। मुझे पहले हमारे प्रतिष्ठित मेहमानों से पूछने दें। अगर वे पहले अपनी सहमति देंगे तभी मैं आपको अंदर जाने दे सकता हूं। फिर वह मुड़ा, दरवाजे पर रुका और अपने कपड़े ठीक किए। उसने कमर पर थोड़ा झुककर अभिवादन किया और उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक गर्मजोशी भरा सम्मानजनक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने सावधानी से दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। वह समृद्ध सदन के 8 प्रबंधकों में से एक था। यह एक उच्च पद था और वह शायद ही कभी खुद को विनम्र करता था, यहां तक कि अधिकांश बड़े हस्तियों के सामने भी नहीं। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि कब देना है और कब लेना है। फिर भी अब वह इतना विनम्र और इतना सावधान हो रहा था। चिराग और उसके साथियों ने यह देखा और सदमे की लहरें उनके दिलों से गुजर गईं। वे ईर्ष्यालु थे, लेकिन उन्हें विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था। इस बीच पर्वत और समुद्र महल के अंदर जब आर्यन पी रहा था, उसने अमेंद्र की ओर मुड़कर आदेश दिया, खाने के बाद एक आंगन शैली के निवास की व्यवस्था करो। मेरी केवल एक ही जरूरत है, वह शांत होना चाहिए। अमेंद्र ने बार बार सिर हिलाया और अपनी छाती ठोंकी। भाई आर्यन, मेरे ऊपर ऐसा मामूली मामला छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह 1 लाख टैल का नोट है, इसे ले लो। आर्यन ने अपने काले जेड पेंडेंट से बैंकनोट निकाला और उसे सौंप दिया। ठीक है। अमेंद्र ने मना करना सही नहीं समझा और वह जानता था कि यह उसका पैसा नहीं था। वह बस आर्यन की ओर से इसका प्रबंधन कर रहा था। पारस की आंखें चौड़ी हो गईं। सीनियर भाई आर्यन, तुम इतने अमीर कब हो गए? परी और अजय भी भौंचक्के रह गए। 1 लाख टैल चांदी? उनके लिए यह एक अकल्पनीय संख्या थी। भौतिक धन अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आर्यन हंसा, लेकिन उसने समझाया नहीं। लेकिन अगर मुझे ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें मैं पैसे से हल कर सकता हूं, तो मेरे पास धन की कमी नहीं है। उसे अचानक युविका की कही हुई बात याद आई। तुमने समस्या पर पैसा फेंक दिया? मैं भी ऐसा कर सकती हूं। तभी ब्रोकेट के वस्त्रों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कमरे में आया, जिसका चेहरा केवल मुस्कुराहट से भरा था। पहले उसने दरवाजा बंद किया, फिर वह मुड़ा और आर्यन का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आपको परेशान करने के लिए मेरी हार्दिक माफी, लेकिन युवा मास्टर चिराग और उनके साथी आए हैं। वे कहते हैं कि वे आपके संप्रदाय भाई हैं और वे मुलाकात का अनुरोध करते हैं। यदि आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं तो मैं उन्हें तुरंत वापस भेज दूंगा। चिराग। आर्यन की भौहें ऊपर उठ गईं। पारस ने धीमी आवाज में कहा, जूनियर भाई आर्यन, ब्लू रिवर स्वॉर्ड मनोर में नीरज और यतेश इस आदमी के साथ बहुत करीब थे। संक्षेप में, वे एक गिरोह हैं और चिराग उनका नेता है। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर अचानक वह हंसा। मैं वास्तव में उनसे मिलने जाने की योजना बना रहा था। किसने सोचा होगा कि वे अपनी मर्जी से मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। फिर वह ब्रोकेट के वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुड़ा। जाओ और उन्हें अंदर आने दो। जी श्रीमान। ब्रोकेट के वस्त्रों में वह व्यक्ति जाने के लिए मुड़ा। तब आर्यन की नजर नौकरानियों पर पड़ी। तुम लोग भी चले जाओ, मुझे अपने इन संप्रदाय भाइयों के साथ कुछ बातें करनी हैं। प्रबंधक ने हाथ हिलाया, फिर नौकरानियों को जल्दी से दूर ले गया। आर्यन ने अपने साथियों से कहा, तुम सभी को बस किनारे से देखना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी ही देर में चिराग और उसके साथी कमरे में भर गए। प्रबंधक ने चुपचाप उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन, यह सच में तुम हो? जब उसने मेज के मुखिया आसन पर आर्यन को बैठे देखा तो चिराग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आखिरी उम्मीद कि यह सिर्फ एक गलत फहमी थी टूट गई और उसका चेहरा कठोर हो गया। बाकी लोग भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पारस। नीरज का चेहरा गंभीर हो गया और वह भ्रमित और अनिश्चित दिख रहा था। किसने सोचा होगा कि यतेश सच में सही था? यह अविश्वसनीय था।
जिन लोगों को उन्होंने महज अपंग कहकर तिरस्कृत किया था, वे अब एक ऐसे भोज हॉल में गर्व से बैठे थे जहां तक प्रवेश करने की योग्यता उनमें से किसी की भी नहीं थी। वास्तविकता और उम्मीद के बीच का अंतर अनुमान बहुत बड़ा था। वे यह सब एक बार में कैसे स्वीकार कर सकते थे? युक्ता का छोटा शरीर जम गया। उसके प्यारे मनमोहक चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसने अनजाने में पूछा, सीनियर भाई पारस, आप सभी को यहां कौन सा प्रभावशाली व्यक्ति लेकर आया है? पारस के माथे पर कड़वाहट और नफरत का भाव आया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा सीनियर भाई नहीं हूं और काफी समय से नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? युक्ता का भाव जम गया। उसने आह भरी लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर भी उसके शब्द उसके साथियों के लिए एक चेतावनी का काम कर गए। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति नजर नहीं आया, जिससे वे भ्रमित हो गए। जूनियर भाई आर्यन, मैं यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि तुम यहां भोजन कर रहे होगे। चिराग ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। भावुकता से आह भरी और फिर हंसा। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो हमें आखिरी बार मिले हुए लगभग 1 साल हो गया है। अगर यतेश ने नहीं बताया होता कि तुम यहां हो तो मैं कभी विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता। यतेश ने सूखी खांसी ली। सीनियर भाई आर्यन, क्या तुम हमें बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करोगे? मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। अमेंद्र हंसा। बच्चे, क्या तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुमने समृद्धि सदन के प्रवेश द्वार पर क्या कहा था? यतेश के शब्द उसके गले में अटक गए। चिराग अंदर ही अंदर अपना आपा खो रहा था, लेकिन बाहर से मुस्कुराया और कहा, यह निश्चित रूप से सिर्फ एक गलत फहमी थी। चलो इस पर चर्चा न करें। हम बस आर्यन और पारस से मिलने आए हैं। हमारा ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं है। आर्यन बस वहीं बैठा रहा, स्वेट रंग के जेट कप को टटोल रहा था। वह सहज और आरामदायक लग रहा था। उसका भाव शांत था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी शांति पूरी तरह से घमंड भरी लग रही थी और इससे चिराग और उसके साथियों का गुस्सा और बढ़ गया। आप और कुछ भी कहें, वे अपनी मर्जी से मिलने आए थे। फिर भी आर्यन बस वहां बैठा रहा, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। यह उनकी गरिमा का खुला अपमान था। यह पूरी स्थिति बहुत अजीब और असामान्य थी, अन्यथा वे अब तक अपना आपा खो चुके होते। चिराग ने अपना गुस्सा दबाया और जबरदस्ती मुस्कुराया। जूनियर भाई आर्यन, लगता है यहां हमारा स्वागत नहीं है, इसीलिए हम अब चलते हैं। वह अंदर ही अंदर पछतावे से भरा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने मोहित की बात सुनी होती और रुका रहता। यहां आना जल्दबाजी थी, जो अपने अपमान को खुद न्योता देने से कम नहीं था। बाकी लोगों को भी असहजता महसूस हुई। उनमें से कोई भी अब यहां रुकना नहीं चाहता था। हम्मफ, तुम किस बात पर इतना इतरा रहे हो? यतेश खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। अगर तुम यहां बैठ पाते हो तो क्या? तुम अब भी एक बेकार इंसान ही तो हो ना? तुम अपनी बाकी जिंदगी में फिर कभी साधना नहीं कर पाओगे। वह फिर मुड़ा और चिराग और बाकी लोगों के साथ जाने ही वाला था कि आर्यन ने आखिरकार आवाज दी, तुम बिना बुलाए आए और अब बस जाना चाहते हो? उसने सपाट लहजे में कहा, तुम इसे कैसी जगह समझते हो? चिराग बिजली की तरह तेजी से मुड़ा। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं और उसका चेहरा काला पड़ गया था। आर्यन, इसका क्या मतलब है? दूसरे पहले से ही नाराज थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि चिराग ने अपना आपा खो दिया है तो वे भी मुड़ गए। उन सभी ने आर्यन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अमित्रता का भाव था। आर्यन, यतेश सही कह रहा है। तुमने अपनी पूरी साधना खो दी। तो क्या हुआ अगर तुम 9वीं मंजिल पर भोजन कर सकते हो? तुम अब भी योद्धा नहीं हो। एक सुंदर लड़की ने ठंडे स्वर में उपहास किया। इसके अलावा हम यहां परेशानी खड़ी करने नहीं आए थे। यह अब भी समृद्धि सदन है। यहां तो बड़ी शक्तियां भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगी। यह सुनकर चिराग और उसके साथियों को खुशी का एक रोमांच महसूस हुआ। यह एहसास कि वहां कोई बड़ी शक्ति मौजूद नहीं थी, अनजाने में उन्हें बहुत शांत कर गया। और उस सुंदर लड़की के शब्द एक अनुस्मारक का काम कर गए। वास्तव में उनके सामने वाला व्यक्ति केवल एक बेकार इंसान था। उनके रवैये में चुपचाप बदलाव आया।
हालांकि वे अभी भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, अब वे आत्मविश्वास से भरे थे और उन्होंने अपनी शुरुआती श्रेष्ठता की भावना को थोड़ा वापस पा लिया। एक बेकार इंसान सच्चे मार्शल आर्टिस्ट से कैसे तुलना कर सकता था? नीरज ने ठंडी हंसी हंसी, फिर बेशर्मी से पारस को ऊपर से नीचे तक देखा। सोचो, अगर हमारे जूनियर भाई पारस ने सचमुच किसी शक्तिशाली समर्थक के सहारे अपनी किस्मत बदल ली होती, तो क्या वह अभी भी ऐसे फटे पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों में होता? उसे देखो, वह घटिया पुरानी व्हीलचेयर मिट्टी से ढकी हुई है। क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति का रूप है जो हाल ही में प्रमुखता में आया हो? जब उसने यह कहा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दूसरे पहले तो दंग रह गए और उनकी आंखों में अजीब सा भाव आ गया। वह सही कह रहा है। अगर आर्यन और उसका दल सचमुच रातों रात प्रमुखता में आ गए होते तो पारस अभी भी फटे पुराने कपड़ों में क्यों होता? वह सड़कों पर भीख मांगने वालों से अलग नहीं दिखता। यह सिर्फ पारस ही नहीं है, उसके बगल वाला युवक दुबला पतला और पीला चेहरे वाला है। साथ ही वह घबराया हुआ, संकोची और असहज दिख रहा है। वह स्पष्ट रूप से समाज के सबसे निचले पायदान का कोई सड़क छाप बच्चा है। इस खोज ने उनकी अधिकांश शंकाओं को दूर कर दिया और उनकी निगाहें चंचल उपहास, खुशी और उत्तेजना से भर गईं। मुझे बताओ दोस्तों, क्या हम बस इन दो बेकार लोगों को हमें बेवकूफ बनाने देने वाले थे? किसी ने पूछा, जो स्पष्ट रूप से क्रोधित था। यतेश ने स्पष्ट दुर्भावना से कहा, नहीं, यह सच है कि वे बेकार हैं, लेकिन यह भी सच है कि यह समृद्धि सदन की 9वीं मंजिल है। यह वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है। चिराग ने सीधे पूछा, आर्यन, तुम खुद को समझाओगे कैसे? उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसकी नजर तिरस्कार से भरी थी। वह जोश में था और लड़ने के लिए तैयार था। उसे अब अपनी पिछली भ्रम, दबी हुई नाराजगी या डर महसूस नहीं हो रहा था। आर्यन का भाव शांत बना रहा। उसने अपना स्वेट रंग का गिलास खाली किया, फिर खड़ा हुआ और चिराग की ओर टहलने लगा। उसकी नजर गहरी और गूढ़ थी। वह शांत थी, भावनाओं की जरा भी हलचल के बिना। जब उन्होंने आर्यन को अपनी ओर आते देखा तो चिराग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, मानो उसे संदेह हो कि आर्यन कुछ करने वाला है। लेकिन जब उसने उन भावहीन आंखों को देखा तो उसके दिल में एक अकथनीय ठंडक दौड़ गई और उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। उस क्षण उसने जीवन के लिए खतरा महसूस किया और लगभग सहज प्रवृत्ति पर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे आर्यन की ओर इंगित किया। जहां हो वहीं रहो। लेकिन उसके चिल्लाने से पहले ही आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को बढ़ाया और ब्लेड पर टैप किया। चट! चिराग की लंबी तलवार लोहे को ऐसे काट सकती थी जैसे वह मिट्टी हो। फिर भी वह तुरंत चटक गई, जिसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। जिस कलाई से चिराग ने अपनी तलवार पकड़ी थी वह एक पल बाद चटक गई। आर्यन ने धातु से संचरित होने वाली कंपन मात्र से एक ही उंगली से उसे तोड़ दिया था। तुम... चिराग दर्द से चिल्लाया। उसने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसके कंधे पर दबाव डाला। धम! एक अदम्य शक्ति चिराग पर भारी पड़ी। उसके घुटने झुक गए और वह एक धीमी धमक के साथ लाल कालीन से टकराते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी तलवार चकनाचूर हो गई, उसकी कलाई टूट गई, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था। यह सब पलक झपकते ही हो गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। नीरज, यतेश और बाकी सब डर के मारे स्तब्ध रह गए। चिराग ब्लू रिवर स्वॉर्ड मनोर का एक आंतरिक पंथ शिष्य था और वह उनके समूह में सबसे मजबूत था, जिसकी साधना रिफाइनिंग बोन अवस्था के शिखर पर थी। बस एक और कदम और वह क्यू एक्यूम्यूलेशन रियलम शुरू कर देगा। फिर भी अब वह कागज की लुगदी जितना नाजुक लग रहा था, आर्यन ने उसे कितनी आसानी से दबा दिया था। बेशक वे चकित थे। कौन नहीं होता, यहां तक कि पारस भी हांफने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने आज ही जाना था कि आर्यन ने अपनी साधना वापस पा ली है, लेकिन वह कभी नहीं सोच सकता था कि यहां तक कि चिराग, जो आंतरिक संप्रदाय का एक विशिष्ट व्यक्ति था, तुलना में इतना कमजोर लगेगा। परी की बड़ी आंखें क्रिस्टल की तरह चमक उठीं जब उसने आर्यन की लंबी अलग थलग आकृति को टकटकी लगाकर देखा। उसका छोटा सा चेहरा केवल प्रशंसा और आसक्ति से भरा हुआ था।
इसके ठीक विपरीत अमेंद्र केवल ठंडी हंसी हंसा। वह एक रेशमी पैंट्स विलासी था, इसीलिए वह दूसरों को किसी से भी बेहतर समझता था। जैसा कि उसने देखा, इस झुंड का व्यवहार उस समय से भी बदतर था जब वह खुद हुआ करता था। जब उसने चिराग को संघर्ष करते देखा तो आर्यन ने केवल उसे ठंडे लहजे से देखा। अगर तुमने दोबारा उठने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य था जो तुरंत चला गया, लेकिन इसमें भयानक हत्या का इरादा शामिल था। चिराग तनाव में आ गया और उसके दिल से एक ठंडक दौड़ गई। आर्यन, यह हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। तुम यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? यितेश चिल्लाया और उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। अब तक उनमें से कौन यह नहीं समझ पाया था कि आर्यन वह बेकार व्यक्ति नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उसकी साधना बहुत पहले ठीक हो गई थी और इसके अलावा वह अतुलनीय रूप से भयानक बन गया था। यह एहसास एक जोरदार घूंसे जैसा था। उन्हें लगा जैसे उनके सिर पर वार किया गया हो और यह सब एक साथ स्वीकार करना मुश्किल था। धड़ाम! इससे पहले कि यितेश प्रतिक्रिया कर पाता, आर्यन ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह फर्श पर गिरने से पहले वहीं पर पूरे 3 चक्कर घूम गया। उसका बायां गाल अंदर धंस गया, सूज गया और लाल हो गया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और वह एक मारे गए सूअर की तरह चिल्लाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपने गले पर एक तलवार की नोक महसूस की। जब उसने ऊपर देखा तो उसने आर्यन को आनंद तलवार पकड़े हुए देखा। उसकी निगाहें शांत और उदासीन थीं। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो आगे बढ़ो, चिल्लाओ और देखो क्या होता है। यितेश कांप उठा, उसका जबड़ा कसकर बंद हो गया। भागो, जाओ, मदद के लिए बुलाओ। नीरज दहाड़ा। वह मुड़ा और भागा। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? जैसे ही उसकी उदासीन आवाज गूंजी, आनंद तलवार ने एक स्पष्ट तलवार की गूंज निकाली और फिर वार किया। छपाक छपाक। नीरज को अपने घुटनों में एक तेज दर्दनाक पीड़ा महसूस हुई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी घुटने की टोपियां साफ कट गई थीं, जिससे काफी त्वचा और मांस भी निकल गया था। खून उसके पैरों से बह रहा था। युक्ता नीरज के ठीक बगल में थी। इतनी भयभीत थी कि उसके सुंदर चेहरे से खून उतर गया। वह चिल्ला उठी। उसकी छोटी सी देह वहीं जम गई। उसने अब एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की। जब दूसरों ने यह देखा तो उन्होंने भी बेतरतीब ढंग से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वे सब डर के मारे पीले पड़ गए थे। आर्यन, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहिए? एक खूबसूरत लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा। वह वही थी जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि यह हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है और भले ही आर्यन को कोई समर्थक मिल गया हो, वह यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब वह इतनी डरी हुई थी कि वह मानसिक पतन के कगार पर थी। उसकी आंखें दहशत से भरी थीं। कोई दुश्मनी नहीं? आर्यन ने अपने सपाट लहजे में पूछा। दूसरों के दुष्कर्मों में सहायता और उकसाने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? उसने आनंद तलवार उठाई, फिर लोहे के कोड़े की तरह ब्लेड के सपाट हिस्से का इस्तेमाल किया और लड़की के चेहरे पर वार किया। धड़ाम! उसकी गाल की हड्डी टूट गई और दांत हवा में उड़ गए। वह पीड़ा में चिल्लाई और पास ही जा गिरी। उसका चेहरा खून से ढका हुआ था। वह इतनी दर्द में थी कि वापस ऊपर नहीं रेंग पाई। जब अमेंद्र ने यह देखा तो वह हाँफने से खुद को रोक नहीं पाया। कितना क्रूर! वह सुंदर लड़कियों के प्रति भी संकोच नहीं करता। आर्यन, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? चिराग जमीन पर घुटने टेककर गुस्से में दहाड़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी झलक रही थी। यितेश, नीरज और अन्य बिना किसी अपवाद के गुस्से से पागल हो चुके थे। माउंटेन और सी पैलेस काफी बड़ा था, लेकिन खून की गंध हवा में पहले से ही व्याप्त होने लगी थी। यह इतनी घनी थी कि लगभग दम घोंट रही थी। हर आखिरी निगाह आर्यन पर टिकी हुई थी। युवक के वस्त्र नीले थे, जिसमें हरे रंग का टिंच था जैसे जेड, और वह अपनी तलवार पकड़े वहीं खड़ा था, एक देवता की तरह उदासीन। आर्यन ने पारस की ओर देखा। जूनियर भाई पारस, क्या तुम नीरज से कुछ कहना चाहते हो? मैं... पारस अंदर से उत्साहित था
और उसके हाथों ने अपनी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ रखा था। उसने नीरज को ध्यान से देखा। उसका पुराना दुश्मन अब जमीन पर घुटने टेक रहा था, जिसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। इस दृश्य ने पारस को एक अवर्णनीय खुशी से भर दिया। पारस के दोनों पैर अपंग थे। यह उसकी साधना को अपंग करने से थोड़ा ही अलग था। अपनी चोट के बाद से पारस लगातार पीड़ा में जी रहा था और उसका दिल अंधेरे में था। यह इतना बुरा था कि अगर उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल न करनी होती तो शायद उसने बहुत पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लिया होता। लेकिन अब उसने अपने सबसे नफरत वाले दुश्मन को अपने सामने घुटने टेकते देखा। वह उत्साहित क्यों नहीं होता? वह खुशी क्यों नहीं महसूस करता? लेकिन अंत में उसने कड़वाहट से कहा, सीनियर भाई आर्यन, यह क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल है। यदि आप इसे मारते हैं तो आप केवल अपने लिए भारी मुसीबत लाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से खुद को बर्बाद करें। उसके शब्दों ने अमेंद्र को प्रभावित किया, लेकिन नीरज केवल हिस्टेरिकल होकर हंसा। हां पारस, तुम वास्तव में काफी चालाक हो, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। उसने ऊपर देखा, फिर आर्यन को नफरत भरी निगाहों से घूर कर देखा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे यहीं हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी में मार डालो। आगे बढ़ो, करो करो। यह उकसावा था। वह नफरत से हमला कर रहा था। छपाक, एक तलवार की तेज नोक उसके गले में घुस गई और खून बर्फीली सफेद दीवारों पर बिखर गया। चमकीला लाल रंग स्पष्ट और ध्यान खींचने वाला था। नीरज की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन वास्तव में ऐसा करेगा। फिर उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसका पूरा शरीर फर्श पर गिर गया। तुमने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। चिराग मुश्किल से बोल पा रहा था। बाकी लोग डर के मारे उछल पड़े और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। नीरज नियत परिवार के मुखिया का बेटा था, फिर भी वह मर गया, बस यूं ही। याद रखें, यह हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी था। फिर भी आर्यन ने अपनी तलवार घुमाने और लोगों को मारने की हिम्मत की। तुमने भी देखा, उसने खुद मौत मांगी, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। भीड़ हक्का बक्का रह गई। पारस चिंतित भी था और भावुक भी। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए। उससे यह बात छूट नहीं सकती थी कि आर्यन सिर्फ उसका बदला लेने के लिए सभी सावधानी को ताक पर रख रहा था। जूनियर भाई पारस, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करने की योजना बनाते हो? आर्यन ने युक्ता की ओर देखा। जब उसने आर्यन की निगाहें महसूस कीं, तो युक्ता ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके सुंदर चेहरे से खून उतर गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज दहशत से कांप रही थी। सीनियर भाई आर्यन, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। नीरज ने कहा था कि अगर मैंने समर्पण नहीं किया तो वह मुझे मार डालेगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आर्यन की नजर शांत और उदासीन थी, जिसमें भावना की थोड़ी सी भी लहर नहीं थी। वह इस तथ्य से कैसे अनभिज्ञ रह सकता था कि उसने नीरज से चिपके रहने और अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए जरा भी संकोच किए बिना पारस को धोखा दिया था। लेकिन अब उसने इसे ऐसा बना दिया जैसे उसे मजबूर किया गया था। कितना मजाक है। लेकिन पारस अनिश्चित लग रहा था। कुछ समय बीता, फिर अंततः उसने दांत पीसे और कहा, सीनियर भाई आर्यन, मेरा और उसका शुरू से ही कोई रिश्ता नहीं था और मैं उस जैसी अवसरवादी चाटुकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करता। यह सही है, यह सही है। मैं सिर्फ एक नीच चाटुकार हूं, इसलिए कृपया मुझे जाने दो। युक्ता ने रोते हुए जान की भीख मांगी। तो फिर तुम एक तरफ हो जाओ। आर्यन ने अपना पैर उठाया और उसे ठोकर मार दी। धम! युक्ता हवा में उड़ गई। उसे इतनी बुरी तरह चोट लगी कि वह हाँफ उठी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। वह जानती थी कि वह अभी अभी मुश्किल से किसी आपदा से बची है। जब उसने महसूस किया कि आर्यन की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई हैं, तो घुटनों के बल बैठा यतेश सख्त हो गया। फिर उसने बार बार अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे, चिल्लाते हुए, सीनियर भाई आर्यन, मैं गलत था, मैं गलत था। नीरज का ओहदा उससे कहीं ऊंचा था, फिर भी आर्यन ने तलवार के एक ही झटके से उसे मार डाला था। बेशक यतेश डरा हुआ था। वह कैसे नहीं डरता?
क्या तुम जानते हो कि मैं क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल किस लिए लौटा हूं? आर्यन ने पूछा। यितेश ने हतप्रभ होकर सिर हिलाया। छपाक! तलवार की रोशनी के एक और झटके के साथ यितेश का गला खुल गया और उसका शरीर फर्श पर गिर गया। केवल उसके बाद ही आर्यन फुसफुसाया, मैं यहां बदला लेने आया हूं। चिराग और अन्य लोगों को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बर्फीले गड्ढे में गिर गए हों। यहां तक कि उनकी आत्माएं भी भय से कांप उठीं। मैं यहां बदला लेने आया हूं, यह सिर्फ एक वाक्य था, बस कुछ ही शब्द थे, लेकिन इसने ब्लू रिवर तलवार जागीर में बिताए उनके समय और आर्यन के साथ उनकी पिछली सभी शत्रुताओं की याद दिला दी। लेकिन लेकिन मेरा और आपका कोई झगड़ा नहीं है, चिराग ने अपनी गरिमा की परवाह किए बिना चिल्लाकर कहा। वह बस जीना चाहता था। यह सही है, इसलिए तुम्हें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि तुम सिर्फ फर्श पर घुटने टेक रहे हो और तुम सिर्फ एक और लाश नहीं हो। आर्यन ने उस पर एक नजर डाली। चिराग को अचानक महसूस हुआ कि वह इससे बच जाएगा और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद एक अवर्णनीय अपमान की भावना उसके अंदर दौड़ गई। उसकी तलवार टूट गई थी और उसे घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया था। वह इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। जूनियर भाई आर्यन, पंथ में हमारे साथ रहते हुए मैंने आपको कभी धमकाया नहीं। यह सही है, हमने भले ही आपको नीचा देखा हो, लेकिन हमने आपको कभी चोट नहीं पहुंचाई। सीनियर भाई आर्यन। वे सब एक के बाद एक कांपती हुई आवाजों में अपनी जान की भीख मांगने लगे। कोई मरना नहीं चाहता था। हर कोई डरा हुआ था कि आर्यन का गुस्सा उन तक भी फैल जाएगा। अचानक आर्यन ने पूछा, जैसे कहीं और से पूछा गया हो, क्या आप शायद सोच रहे हैं कि हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के कर्मचारी अभी तक आपके लिए क्यों नहीं आए हैं? चिराग और उसके साथियों के चेहरे बदल गए। उनमें से किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आर्यन ने अपनी तलवार म्यान में रखी, अपनी सीट पर लौट आया और इत्मीनान से अपने लिए एक पूरा गिलास शराब डाला। मुझे भी उत्सुकता है, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्यों ना हम प्रतीक्षा करें और एक साथ पता लगाएं। यह हर कोई हिचकिचाया। यदि संभव हो तो वे जल्द से जल्द इस खून से लथपथ जमीन को छोड़ना चाहेंगे। फिर भी उनमें से किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। तुम अभी सही कह रहे थे, हम कभी एक ही पंथ में थे और आज के मामले का तुमसे कम ही लेना देना है। लेकिन अब तुम पहले ही इसमें शामिल हो चुके हो। अगर मैं तुम्हें अभी बदला लेने का विचार त्यागने के लिए मजबूर नहीं करता, तो आगे चलकर तुम्हें आत्मविनाशकारी मूर्खता करने से रोकना मुश्किल होगा। आर्यन ने अपना सिर पीछे झुकाया और अपना गिलास खाली कर दिया। उसका लहजा अनौपचारिक था। मुझे तुम्हारे प्रतिशोध का डर नहीं है, लेकिन मैं परेशानी से घृणा करता हूं। क्यों ना मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं और सुनिश्चित करूं कि यह सब यहीं समाप्त हो जाए। यह तैरता हुआ संसार जटिल और आपस में जुड़ा हुआ था। नफरत की जंजीरों को तोड़ना मुश्किल था। अगर वह अपनी तलवार के एक ही झटके से सारी दुश्मनी मिटाना चाहता था, तो उसे सभी संभावित खतरों को खत्म करना होगा। आप इसे खत्म करना चाहते हैं? किसी ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन, आपने आज जो किया है, हमें तो छोड़ ही दीजिए। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि नीरज और यितेश परिवार आपको जाने देंगे? हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी की तो बात ही छोड़ दें, वे चुपचाप बैठकर देखते नहीं रहेंगे। यह धमकी नहीं थी, यह एक चेतावनी की तरह लग रहा था। आर्यन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आइए प्रतीक्षा करें और देखें। उसने अपने लिए एक और प्याला डाला, शांत और सहज दिख रहा था, जैसे खून से सने फर्श वहां थे ही नहीं। वह हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संभावित खतरे के बारे में जरा भी चिंतित नहीं था। उसके व्यवहार ने चिराग और अन्य लोगों को भावनाओं की एक अवर्णनीय लहर से भर दिया। डर, क्रोध, शत्रुता, हतप्रभता, भ्रम, ये सभी लागू होते प्रतीत हुए। हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी की पहली मंजिल पर मालकिन चित्रा देवी के लिए आरक्षित हॉल में पर्पल जेट टोकन, नीली गहरे रंग के वस्त्र पहने, दाढ़ी वाले, प्रतिष्ठित दिखने वाले एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मेरी जानकारी के अनुसार पूरे लैनलिंग शियाओ परिवार में
केवल 2 तरह के लोग ही इतने अनमोल टोकन को ले जाने के योग्य हैं। पहले मुख्य शाखा के मुख्य शिष्य हैं, लेकिन उन्हें भी सबसे पहले अद्वितीय प्रतिभा रखनी होगी और परिवार के कम से कम आधे उच्च अधिकारियों की स्वीकृति जीतनी होगी। तभी वे इस टोकन को ले जाने और इसके साथ आने वाले अधिकार का आनंद लेने का हक पा सकते हैं। ऐसे टोकन को धारण करने के लिए योग्य दूसरा समूह मार्शल दाओ ग्रैंड मास्टर हैं और पूरे लैनलिंग शियाओ परिवार में वंश की सीधी रेखा में केवल 2 मार्शल दाओ ग्रैंड मास्टर हैं। एक बुजुर्ग फिरोज हैं, उनकी साधना सबसे उच्च है, वह इनर फर्नेस रियल्म के तीसरे स्तर पर हैं। दूसरे शियाओ परिवार के वर्तमान प्रमुख फारूक हैं। शियाओ परिवार की दोनों शाखाओं में किले को संभालने के लिए एक एक मार्शल दाओ ग्रैंड मास्टर भी हैं, लेकिन साधना के मामले में वे दोनों बुजुर्ग शियाओ से एक स्तर नीचे हैं। लंबे चोखे वाले बुजुर्ग की निगाहें अचानक गंभीर हो गईं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नीले रंग का युवक सबसे अधिक संभावना है कि शियाओ परिवार के वंश की मुख्य रेखा के सबसे शानदार युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं में से एक है। मुझे भी यही संदेह था, यही वजह है कि मैंने जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। चित्रा देवी इस समय एक नरम सोफे पर अपनी सुंदर परिपक्व काया को झुकाए हुए थीं। एक अगरबत्ती का धुआं हवा में उठ रहा था। उनकी खूबसूरत आंखें विचारशील लग रही थीं। लेकिन जिस हिस्से को मैं समझ नहीं पा रही हूं वह यह है कि लैनलिंग शियाओ परिवार की शक्ति पूरे श्वेत प्रांत में फैली हुई है, जो जेड कैपिटल के सबसे नजदीक का प्रांत है। उनका एक शिष्य यहां हजारों मील दूर क्लाउडर रिवर प्रीफेक्चरल कैपिटल में क्यों दिखाई देगा? लंबे चोगे वाले बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर विनम्रतापूर्वक कहा, मैडम, अगर आप जानना चाहती हैं तो आप मुझे उनसे मिलाने ला सकती हैं। मैं हाल के वर्षों में शियाओ परिवार के काफी प्रभावशाली पात्रों से मिला हूं और जब तक हम कुछ शब्द विनिमय करते हैं, मुझे उनकी पृष्ठभूमि निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन चित्रा देवी ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, मैं केवल कमांड टोकन को पहचानती हूं, उनके मालिकों को नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्पल जेड टोकन कौन रखता है, मैं उन्हें एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में मानूंगी। लंबे चोगे वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यह सबसे उपयुक्त कदम है जो आप उठा सकती हैं, साथ ही सबसे बुद्धिमान भी। चित्रा देवी के होठों पर मुस्कान का एक संकेत आया। लाला जी, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। तभी उन्होंने दरवाजे पर जोर से दस्तक की आवाज सुनी। आपके महामहिम माउंटेन एंड रिवर पैलेस में कुछ हुआ है। चित्रा देवी उछलकर खड़ी हो गईं। अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। जरीदार वस्त्रों में एक मोटा अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर भागा। वह और कोई नहीं बल्कि वही प्रबंधक था जिसे उसने माउंटेन एंड रिवर पैलेस के दरवाजे के बाहर छोड़ा था। मैडम, अभी अभी प्रबंधक ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने जितनी जल्दी हो सका बात की। निजी भोजन कक्ष में हुई अशांति के बारे में शुरू से अंत तक जो कुछ भी सुना था वह सब बताया। हत्या? चित्रा देवी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके साफ चेहरे पर अचानक दुर्भावना आ गई। वह अच्छी तरह जानता है कि यह हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी है, फिर भी वह अनावश्यक हिंसा करने की हिम्मत करता है। भले ही वह लड़का ज्याओ परिवार की मुख्य पंक्ति का मूल शिष्य हो, वह इतना डीठ अहंकारी कैसे हो सकता है? बुजुर्ग का चेहरा भी काला पड़ गया। भले ही वह डीठ और अहंकारी हो, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? चित्रा देवी ने आह भरी, लेकिन तभी उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, तब हम तय कर सकते हैं कि क्या करना है। वह भी ठीक है, मैं इस संदिग्ध मूल के युवक को खुद देखना चाहूंगा। बुजुर्ग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। लाला जी, मुझसे वादा कीजिए कि आप बिना बारी के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे पलट जाने और हमारे रिश्ते को नकारने के लिए दोष मत देना, चित्रा देवी ने बेरुखी से कहा। जब उन्होंने यह चेतावनी सुनी तो लाला जी की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जल्दी में निकल गए और कुछ ही देर में उनका समूह 9वीं मंजिल के माउंटेन एंड रिवर
पैलेस तक पहुंच गया। चित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, खून की गंध उनकी नाक में घुस गई। एक पल बाद उनकी पलकें तेजी से फड़क उठीं। फर्श पर दो लाशें फैली हुई थीं। एक नीरज की थी, दूसरी यतेश की। दोनों के गले में तलवार आर पार हो गई थी और उनका खून पहले ही ठंडा हो चुका था। कुछ ही दूरी पर कोई घुटनों के बल बैठा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह रिवर गैंग के प्रसिद्ध नेता चून्नी लाल का बेटा चिराग के अलावा और कोई नहीं था। यह दृश्य ही चित्रा देवी का दिल डुबाने के लिए काफी था। लेकिन उन्होंने अपने दिनों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। उनका भाव मुश्किल से ही बदला, क्योंकि उन्होंने अपनी नजर मेज के सिरे पर बैठे आर्यन पर टिका दी। नीले कपड़े पहने युवक पूरी तरह से शांत लग रहा था। वह अकेले ही पी रहा था, पूरी तरह संतुष्ट, जैसे यहां कोई और था ही नहीं। चित्रा देवी साल भर प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत करती थीं, और वह एक नजर में बता सकती थी कि युवक की यह शांत चित्तता ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी झूठा दिखा सके। क्या यह सच में ढीठ अहंकार था? नहीं, यह स्पष्ट रूप से पूर्ण आत्मविश्वास था।